हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन इन योर ओन यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है आइसोनियाजेड। ये ड्रग है फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के काम आने वाली। इस वीडियो में हम देखेंगे आइसोनियाजेड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके फार्माकोकाइनेटिक्स, ड्रग इंटरेक्शन, एडवर्स इफेक्ट, यूजेस, डोजेज फॉर्म और लास्ट में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आइसोनियाजेड से। देखिए, आइसोनियाजिड को अगर आप देखोगे तो उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं INH, जिसका फुल फॉर्म है आइसो निकोटिनिक एसिड हाइड्रोजाइड। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम्स के अंदर। अब हम देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इट इज प्राइमरली ट्यूबरकुलोसाइडल, इट किल्स बैक्टीरिया। ये स्टैटिक नहीं है, ये पूरी तरीके से बैक्टीरिया को मारता है, टीबी का बैक्टीरिया। तो टीबी का बैक्टीरिया उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसी को किल करता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फास्ट मल्टीप्लाइंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब माइकोबैक्टीरियम की बात हो रही है, दे आर रैपिडली किल्ड। जो फास्ट मल्टीप्लाइंग है वो बहुत जल्दी से खत्म किए जाते हैं इस आइसोनियाजिड द्वारा। बट द बैक्टीरिया विच आर इन डोरमेंट स्टेज, मतलब क्वेश्चन स्टेज, आर ओनली इनविड। लेकिन जो बैक्टीरिया सो रहे हैं सुषुप्त अवस्था में, वो सिर्फ इनहिबिट होते हैं, वो किल नहीं होते हैं। It acts on extracellular as well as on intracellular TB, means the bacilli present within macrophages। ये एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर टीबी दोनों पर काम करता है, दोनों पर इफेक्टिव है ये आपका आइसोनियाजेड। इट इज इक्वली एक्टिव इन एसिडिक और एल्कलिन मीडियम, चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे एल्कलिन मीडियम हो, दोनों के अंदर इफेक्टिव है। ऐसा नहीं कि कई एंटी माइक्रोबिलिया है, वो कोई तो एसिडिक में एक्टिव होता है, कोई एल्कली में मीडियम में एक्टिव होता है, लेकिन आइसोनियाजेड दोनों में एक्टिव है। Main mechanism of action is inhibition of synthesis of mycolic acids, which are unique fatty acid components of mycobacterial cell wall। जो टीबी का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसके सेल वॉल की खासियत यह है, जो बाकी बैक्टीरिया से अलग है, कि उसके सेल वॉल के अंदर एक एसिड होता है, इस एसिड को बोलते हैं माइकोलिक एसिड। और इसी वजह से आइसोनियाजिड सिर्फ माइकोबैक्टीरियम पे ही काम करता है, क्योंकि माइकोलिक एसिड और किसी बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। इसका मतलब जिस बैक्टीरिया के अंदर माइकोलिक एसिड है, आइसोनियाजिड जैसी दवाई वहीं पर काम करेंगी। तो यही है कि देयरफॉर द आइसोनियाजिड, शॉर्ट में मैंने लिखा है INH, देयरफॉर INH हैज एक्शन अगेंस्ट दिस बैक्टीरिया ओनली, इसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम आता है। ये है डायग्राम आपके सामने, ये सेल वॉल है और ये जो यूनिक कंपोनेंट है माइकोलिक एसिड का, ये सिर्फ माइकोबैक्टीरियम में पाया जाता है। तो आइसोनियाजिड सिर्फ इसके अगेंस्ट में ही काम करता है। बात करते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ये बैक्टीरिया को कैसे किल करता है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि टीबी का बैक्टीरिया कैसा होता है। टीबी के बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए जो टेक्निक है उसको बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, जिसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोडेड हैं, उसको देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करो, ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। हम बात कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आइसोनियाजिड। तो ये रहा टीबी का बैक्टीरिया आपके सामने, जो रॉड शेप है और स्टेनिंग के बाद ऐसा दिखता है। पेशेंट लेता है आइसोनियाजिड, पेशेंट ने आइसोनियाजिड ले ली। अब ये आइसोनियाजिड टीबी के बैक्टीरिया के अंदर एंटर होगी, जब पेशेंट लेगा तब तो ठीक है, टीबी का बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो गई, आइसोनियाजिड अंदर आ गई है। होता क्या है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है टीबी का, उसके अंदर एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम का नाम है कैटालेस पेरोक्सिडेज। ये कैटालेस पेरोक्सिडेज आइसोनियाजिड पे काम करता है और देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ आइसोनियाजिड। तो ये रहा एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ आइसोनियाजिड। इस एंजाइम के अलावा टीबी के बैक्टीरिया के अंदर ये और चीज होती है NAD। आप NAD का फुल फॉर्म जानते हैं। ये जो एक्टिव मेटाबोलाइट है ये क्या करता है, इस NAD के साथ कॉम्प्लेक्स, जिसको हम अडक्ट भी बोल सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ अडक्ट, और जब ये कॉम्प्लेक्स से अडक्ट बनता है, यही अडक्ट काम करता है, इट इनहिबिट्स INHA और KSA। दो चीजें होती है माइकोबैक्टीरियम में, INHA और KSA, इसको इनहिबिट करता है और ये दोनों ही मिलकर माइकोलिक एसिड बनाती हैं। तो ये जब दोनों नहीं बनेंगी तो माइकोलिक एसिड सिंथेसिस भी नहीं होगा, और हम पढ़ चुके हैं कि माइकोलिक एसिड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल वॉल माइकोबैक्टीरियम का। तो माइकोलिक एसिड ही नहीं बना तो सेल वॉल ही नहीं बना, तो बैक्टीरिया अपने आप किल हो गया। ये तो एक मैकेनिज्म है। दूसरा मैकेनिज्म क्या है कि जैसे आपने देखा कि NAD होता है माइकोबैक्टीरियम के अंदर, NADP भी होता है।
तो ये जो रिएक्टिव मेटाबोलाइट आपने देखा था, ये रिएक्टिव मेटाबोलाइट NADP के साथ भी रिएक्ट करता है और फिर एक अडक्ट बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इट इनहिबिट्स एक एंजाइम जिसका नाम है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, और ये अडक्ट DNA सिंथेसिस को भी इनहिबिट करता है। तो हमने देखा कि ये जो एक्टिव मेटाबोलाइट है यहाँ पर, ये अडक्ट बनाता है NAD के साथ और NADP के साथ। NAD के साथ तो INH और K से इनहिबिट होता है, और जब अडक्ट बनता है NADP के साथ तो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज और DNA सिंथेसिस इनहिबिट होता है। तो इस तरह से काम करता है आइसोनियाजिड। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि टारगेट ऑफ आइसोनियाजिड, शॉर्ट में हमने आइसोनियाजिड को हमने तोड़ दिया। सोनिया क्या जिद कर रही है, याद करने के हिसाब से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूं कि सोनिया की जिद क्या है कि INHA और KSA इन पर एक्ट करना है, और ये दो क्या है, टू जीन प्रोडक्ट्स विच हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड। ये जीन प्रोडक्ट हैं जो माइकोलिक एसिड सिंथेसिस करने के काम आते हैं, तो सोनिया इन पे ही अटैक करती है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका आंसर ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि जब आइसोनियाजिड यूज करते हैं तो माइकोबैक्टीरियम के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, उसका कारण क्या है, उसका आंसर है ये आपके सामने। The INH resistance is due to mutation of CART genes and INHA and KSA gene या CASA gene। जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है माइक्रोबैक्टीरियम के अंदर, ये एक जीन होता है कार्टजी जीन, और ये जो जीन है इनके अंदर म्यूटेशन हो जाता है। ये म्यूटेशन अगर डेवलप हो गया तो आइसोनियाजिड काम नहीं करेगी। आगे चलते हैं हम। देखिए ये है रिंग सिस्टम या ये है स्ट्रक्चर आइसोनियाजिड का। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा रिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है आइसोनियाजिड के अंदर, तो ये रहा आपके सामने, ये है पिरिडीन रिंग। अब हम बात करेंगे इसकी मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ आइसोनियाजिड। तो पहले हम लिखेंगे आइसोनियाजिड, तो ये रहा आपके सामने INH शॉर्ट फॉर्म में। ये है पहला पॉइंट रिलेटेड फार्माकोकाइनेटिक्स से कि आइसोनियाजिड हैज पेनिट्रेशन इन ऑल बॉडी टिश्यूज, ऑल कैविटीज, प्लेसेंटा एंड मेनिंजेस। आइसोनियाजिड शरीर के हर अंग के अंदर, हर टिश्यू के अंदर एंट्री हो जाती है, इसकी पेनिट्रेट हो जाता है। कोई सी भी कैविटी हो, प्लेसेंटा हो, मतलब अगर प्रेग्नेंट लेडी लेगी तो बच्चे तक पहुंचेगा, और मेनिंजेस तक भी एंट्री होती है, मतलब ब्रेन के अंदर भी एंटर होकर काम करता है आइसोनियाजिड। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आइसोनियाजिड इज मेटाबोलाइज्ड बाय एन एसिटाइलेशन रिएक्शन। ये एक फेज 2 रिएक्शन होती है बायो ट्रांसफॉर्मेशन की। डिटेल्स के लिए चैनल पर अपलोडेड है वीडियो, आप जाकर देख सकते हो। तो आइसोनियाजिड इज मेटाबोलाइज्ड बाय एन एसिटाइलेशन, और जो प्रोडक्ट बनता है ये है उसका नाम एसिटाइल हाइड्रोजिन। तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एसिटाइल हाइड्रोजन किसका मेटाबोलाइट है, वो है आइसोनियाजिड का। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज इन इस एन एसिटाइलेशन से रिलेटेड ही है कि आइसोनियाजिड के साथ एक फिनोमिना या एक प्रोसेस देखा जाता है, ये रहा आपके सामने, और उसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि जो पेशेंट या फिर जब लोग यूज करते हैं आइसोनियाजिड, तो मेटाबॉलिज्म तो होगा एन एसिटाइलेशन से, मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन किसी किसी के अंदर तो ये जल्दी एसिटाइलेशन होगा और किसी के अंदर फास्ट एसिटाइलेशन होगा। कहने का मतलब जो मैं कह रहा हूं कि दो तरह से एसिटाइलेशन है, कि एक तो होते हैं स्लो एसिटाइलेटर, मतलब धीरे एसिटाइलेशन होगा, और एक होगा फास्ट एसिटाइलेटर। तो किसी पेशेंट के अंदर तो जल्दी एसिटाइलेशन और किसी के अंदर स्लो एसिटाइलेशन। इसका मतलब किसी के अंदर तो मेटाबॉलिज्म आइसोनियाजिड का धीरे धीरे होगा, किसी के अंदर फास्ट होगा। सॉरी। तो जिसके अंदर धीरे धीरे होगा मतलब वो देर से निकलेगी, और जिसके अंदर फास्ट होगा मतलब वो जल्दी निकलेगी। तो डोज की जरूरत पड़ेगी स्लो और फास्ट एसिटाइलेट के अंदर डोज एडजस्टमेंट की। ये थी एक कहानी पॉलीमॉर्फिज्म से। अब हम देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये रहे आपके सामने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि आइसोनियाजिड क्या है, ये एंजाइम इनहिबिटर है। तो इसके साथ जो ड्रग्स लेंगे उसका एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा। अब कौन कौन सी ड्रग्स, ये रही आपके सामने। आइसोनियाजिड acts as enzyme inhibitor and it inhibits the metabolism of warfarin, phenytoin, diazepam and theophylline। तो इन सब का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा अगर इनको आइसोनियाजिड के साथ लिया गया तो ये तो कहानी थी फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ आइसोनियाजिड। अब हम देखेंगे एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से होते हैं आइसोनियाजिड के।
तो आइसोनिएसिड को एडवर्स इफेक्ट याद करने के लिए पहले हम क्या लिखेंगे, INH, यही तो शॉर्ट फॉर्म होता है। अगर आपको IN और H याद है तो आप आराम से एडवर्स इफेक्ट भी लिख सकते हो। कैसे? I से क्या बना, ये रहा आपके सामने, I से इंक्रीज्ड। अब इंक्रीज्ड क्या, इंक्रीज्ड आयरन एक्यूमुलेशन और एक एनीमिया डेवलप हो जाता है, इसे बोलते हैं सिडरोब्लास्टिक एनीमिया। कैसा दिखता है, आरबीसी आपके सेल्स आपके इस तरीके से दिखते हैं। तो यह है पहला एडवर्स इफेक्ट। दूसरा है एन से बना न्यूराइटिस, लेकिन फुल फॉर्म पेरिफेरल न्यूराइटिस। अब ये पेरिफेरल न्यूराइटिस में क्या होता है, पेशेंट के अंदर जो एक्सट्रीमिटीज हैं पेरिफेरल्स पर क्या है, आपके नंबनेस हो जाएगी, इस तरह से आपके सिम्टम्स आएंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि आइसोनिएसिड क्या करता है, विटामिन B6 के मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर करता है। तो विटामिन B6 जो पेशेंट के अंदर है, जो आइसोनिएसिड ले रहा है, उसका जब मेटाबॉलिज्म इंटरफेयर होगा तो ओवरऑल आप याद रखो कि B6 काम नहीं कर पाएगा। तो जो पेशेंट आइसोनिएसिड लेगा उसके अंदर ये डेवलप हो जाएगा पेरिफेरल न्यूराइटिस। तो जब आपको पता है कि ये डेवलप हो जाएगा तो क्यों ना हम पहले से ही ऐसी दवा दे दें जिससे ये समस्या ना हो। तो हम क्या करते हैं, पेरिफेरल न्यूराइटिस को ओवरकम करने के लिए हम प्रोफाइलेक्टिकली विटामिन B6 देते हैं। और विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। इसका मतलब जब भी आइसोनिएसिड चालू करना हो पेशेंट के अंदर, विटामिन B6 साथ में ही दिया जाएगा ताकि पेरिफेरल न्यूराइटिस डेवलप ना हो। बात करेंगे हम तीसरे एडवर्स इफेक्ट की, एच से बना हिपेटोटॉक्सिसिटी, लीवर खराब हो जाएगा। और यहां पर भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो दो पेशेंट है इसके अंदर ज्यादा संभावना है। दिस हिपेटोटॉक्सिसिटी इज मोर कॉमन इन ओल्डर पीपल एंड इन एल्कोहलिक्स, मतलब क्रोनिक एल्कोहलिज्म की बात हो रही है। तो जो बुजुर्ग लोग हैं और वो पेशेंट जो बहुत ज्यादा एल्कोहल लेते हैं और लंबे समय पर एल्कोहल लेते हैं, उसके अंदर ये समस्या ज्यादा होगी। अब हम बात करेंगे ड्रग इंटरेक्शन ऑफ आइसोनिएसिड। इसका मतलब आइसोनिएसिड के साथ अगर कोई दूसरी दवा लेते हैं तो आइसोनिएसिड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या आइसोनिएसिड के साथ जो ड्रग ले रहे हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं वन बाय वन। और यह है पहला आपके सामने, आइसोनिएसिड प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये तो एंटासिड है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को आइसोनिएसिड के साथ दे दिया तो ये इफेक्ट आएगा आपके सामने कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इट इनहिबिट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ आइसोनिएसिड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, अगर आपने दोनों साथ में ले ली ओरली तो आइसोनिएसिड के एब्जॉर्प्शन को रोक देगा, कम कर देगा, बंद कर देगा। दूसरा है आइसोनिएसिड एक्ट्स एज एंजाइम इनहिबिटर। हम देख चुके हैं मेटाबॉलिज्म में कि आइसोनिएसिड क्या करता है, एंजाइम को इनहिबिट करता है, वो एंजाइम जो दवाओं को मेटाबोलाइज करती है। इसका मतलब इसके साथ जो दवाएं लेंगे आइसोनिएसिड के साथ दूसरी दवाएं, उनका मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाएगा। कौन कौन सी हैं देखते हैं हम। आइसोनिएसिड डिक्रीजेस द मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनिटोइन, कार्बामाजिपिन, डाइजिपाम, थियोफाइलिन एंड वारफरिन। तीसरा ड्रग इंटरेक्शन ये आपके सामने, आइसोनिएसिड को रिफाम्पिन के साथ लेंगे तो क्या होगा। रिफाम्पिन भी एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, इसका दूसरा नाम है रिफाम्पिसिन। जैसे आइसोनिएसिड क्या है, एंजाइम इनहिबिटर, लेकिन रिफाम्पिन क्या है, एंजाइम इंड्यूसर। अब कितना इंटरेस्टिंग चीज है कि आइसोनिएसिड तो एंजाइम इनहिबिटर का काम कर रही है और रिफाम्पिन एंजाइम इंड्यूसर का काम कर रही है। तो इन दोनों में क्या होगा, ये रहा आपके सामने। अगर ये दोनों साथ लेंगे तो बिकॉज रिफाम्पिन इज एन एंजाइम इंड्यूसर, और अगर उसको साथ यूज कर लिया, इट्स कॉन्करेंट यूज काउंटरैक्ट्स द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ INH। INH को जो इनहिबिटरी इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कौन करेगा, रिफाम्पिन। ये है इसका इंटरेस्टिंग ड्रग इंटरेक्शन। अगला ड्रग इंटरेक्शन, INH प्लस पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड। पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड भी एक एंटी माइक्रोबियल है, इसको सेकेंड लाइन ड्रग भी यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। इसमें क्या होता है कि PAS या पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड इट इनहिबिट्स आइसोनिएसिड मेटाबॉलिज्म एंड प्रोलॉन्ग्स इट्स हाफ। ये क्या करेगा, आइसोनिएसिड के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से हाफ लाइफ या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आइसोनिएसिड का बढ़ जाएगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शन आइसोनिएसिड के।
अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डोजेज फॉर्म जो आइसोनियाजिड के हैं। ये आपके सामने आइसोनियाजिड टैबलेट 300 mg की, ये आइसोनियाजिड टैबलेट सोरोनेक्स नाम से आती है। आइसोनियाजिड कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल होती है दूसरी ड्रग के साथ, जैसे यहां पर हम देख सकते हैं रिफाम्पिसिन एंड आइसोनियाजिड टैबलेट। इसी तरह एक और कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं रेवल आइस के नाम से, रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड। और भी कॉम्बिनेशन में आ सकती है एक दो से ज्यादा दवाओं के अंदर, जैसे यहां पर आप देख सकते हो आइसोनियाजिड है, रिफाम्पिसिन है और इथैम्ब्यूटॉल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, बहुत कॉमन चलता है। तो हमने यहाँ पर सिर्फ कुछ एक ही सेलेक्ट किए हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हाउ आइसोनियाजिड इज अवेलेबल इन डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अब तक पूछे गए एग्जाम्स के अंदर। पहला है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस या टीबी इज। टीबी का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेम ऑफ स्टेनिंग बाय विच माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कैन बी आइडेंटिफाइड। कौन सी स्टेनिंग टेक्निक या उसका नाम क्या है जिसकी वजह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस सैंपल में पता लगाया जा सकता है। ये रहा एसिड फास्ट स्टेनिंग से माइकोबैक्टीरियम का पता लगता है। ये एसिड फास्ट स्टेनिंग कैसे होता है, कौन से केमिकल्स इसमें यूज होते हैं और कैसे की जाती है, डिटेल्स के लिए आप चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अनदर नेम ऑफ आइसोनियाजिड इज। आइसोनियाजिड का एक और नाम आइसोनिकोटीन, निकोटिनिक एसिड हाइड्रोसाइड, न्यूक्लिक एसिड, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रोसाइड। तो ये रहा आपके सामने आंसर, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रोसाइड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, आइसोनियाजिड एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग सिंथेसिस ऑफ। आइसोनियाजिड काम करता है किसके सिंथेसिस को इनहिबिट करके? माइकोलिक एसिड, एमिनो एसिड ऑफ बैक्टीरिया, प्रोटीन्स या ऑल ऑफ द अबव। तो ये रहा आपके सामने ए माइकोलिक एसिड। आइसोनियाजिड माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। अगला क्वेश्चन, नेम ऑफ एंजाइम दैट एक्टिवेट्स आइसोनियाजिड आफ्टर एंटरिंग इन माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम में एंटर होने के बाद कौन सा एंजाइम इसको एक्टिवेट करता है? हाइड्रोपेरोक्सिडेज, कैटालेस पेरोक्सिडेज, हाइड्रोलिसिस या एनडी। और यह है आपके सामने आंसर, कैटालेस पेरोक्सिडेज एंजाइम इस आइसोनियाजिड पे काम करता है और इसको एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से फर्दर माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोनियाजिड थेरेपी रिक्वायर्स द सप्लीमेंटेशन ऑफ। आइसोनियाजिड थेरेपी जब किसी पेशेंट के अंदर हम देंगे या आइसोनियाजिड स्टार्ट करेंगे तो साथ में क्या सप्लीमेंट देना है, कौन सी चीज साथ में देनी जरूरी है? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B6 और विटामिन B12। तो अभी हमने देखा था वीडियो के अंदर, क्योंकि आइसोनियाजिड इनहिबिट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ पायरिडॉक्सिन और पायरिडॉक्सिन का नाम क्या है? B6, इसलिए हम इसको प्रोफाइलेक्टिकली देते हैं आइसोनियाजिड के साथ। जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो आंसर आपका सी। एडवर्स इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजिड इज। आइसोनियाजिड का एडवर्स इफेक्ट क्या है? पेरिफेरल न्यूराइटिस, हेपेटाइटिस, सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, ये ऑल ऑफ द अबव। याद करने के लिए आपको 3 शब्द रखने हैं दिमाग में, INH। आई से इंक्रीज आयरन लोड, जिसकी वजह से ये वाला होता है एनीमिया। N से न्यूराइटिस मतलब पेरिफेरल न्यूराइटिस, और H से हिपरटॉक्सिटी, ये हिपरटाइटिस। तो तीनों है तो मतलब डी आंसर होगा। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ INH मतलब आइसोनियाजिड के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? इट शोज फिनोमिना ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। इट इज मेटाबोलाइज बाय एसिटाइलेशन या एनएसिटाइलेशन। इट एक्ट्स एज एंजाइम इनहिबिटर, ये ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों हम फार्माकोकाइनेटिक्स में देख चुके हैं कि वहां पर आती है ये चीज। आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसी तरह हम मिलते रहेंगे। आप लाइक करना ना भूलें अगर आपको पसंद आया तो, साथ में आप कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।